Hello, good morning, 10th standard students. Today we are going to complete the exercise of gravitation first chapter of science 1, जिसमें सेकंड का डी और ई कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करना है, राइट। डी हम लोग लास्ट में लेंगे 3-4 होने के बाद, क्योंकि डी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम लोग ई क्वेश्चन नंबर ई सेकंड का और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करके लेंगे। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, देखो। If the value of g suddenly become twice its value, it will become 2 times more difficult to pull heavy object along the floor. Why? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाता है तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट खींचने में डिफ़िकल्टी क्यों होती है, इसका आंसर पूछा है, रीज़न पूछा है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सडनली, अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो गया तो हैवी ऑब्जेक्ट को कैसे कितना डिफ़िकल्टीज होता है खींचने के लिए, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसका आंसर्स हम लोग देखेंगे। आंसर यहाँ पे दिया है, राइट। सेकंड क्वेश्चन ई का आंसर है, लेट द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट एम। अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और पुल ऑफ द फ्लोर ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वेट क्या होगा, एम जी। एम मतलब मास एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है एम है तो उसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा, एम जी होगा। इज दिस क्लियर? नाउ इफ जी बिकम ट्वाइस, अगर जी ट्वाइस हो जाता है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और पुल ऑफ द फ्लोर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम ट्वाइस। तो डब्ल्यू चेंज, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 mg। मतलब मास क्या हो गया, डबल, 2m हो गया, डबल हो गया मास। ग्रेविटेशन भी डबल हो गया तो वेट भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं। तो ये इसका रीज़न है, समझ गया। पहला वापस बता दो, ध्यान से सुनो। लेट मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट एम, मास क्या है, एम है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और द पुल ऑफ द फ्लोर ऑन द ऑब्जेक्ट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर मास एम है तो वेट कितना होगा, एम जी होगा। इफ़ जी बिकम ट्वाइस, अगर जी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और पुल ऑफ द फ्लोर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम ट्वाइस। पुल ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो भी ट्वाइस हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 mg। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 2 mg, या बोल सकते हैं 2w। उसके बाद देयरफॉर के बाद क्वेश्चन लिखना है। बिकॉज ऑफ द डबलिंग और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ इट विल बिकम 2 times more difficult to pull it along the floor. Is this clear? Take the screenshot of this question. Right? Again I am repeating. Let the mass of heavy object m, मास जो हैवी ऑब्जेक्ट का m है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और द पुल ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। वेट, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ जी बिकम ट्वाइस, अगर जी डबल हो जाता है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और पुल ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम ट्वाइस, वो भी ट्वाइस हो जाएगा, राइट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 mg, या हम लोग उसको लिख सकते हैं 2w। Thus, therefore, because of the doubling of pull on the object due to the floor, it will become 2 times more difficult to pull it along the floor. Is this clear? थोड़ा सा इसको easy करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैंने जो कैंसिल वर्ड्स किया वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए easy हो जाएगा। Let the mass of heavy object m, thus the weight of object is w is equal to mg। अगर मास जो है हैवी ऑब्जेक्ट का m है तो वेट क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू एम जी। नाउ इफ g बिकम ट्वाइस, अगर g ट्वाइस होता है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 2 mg या 2w। दस बिकॉज ऑफ द डबलिंग वेट इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुट इट अलॉन्ग द फ्लोर। इज दिस क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द ई क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जी का वैल्यू 0 क्यों होता है सेंटर पे, देखते हैं अभी इसका। प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द थर्ड क्वेश्चन। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द अर्थ विल कैंसल द फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ। अभी अर्थ तो इतना पता है, ग्लोब जो है राउंड सर्कल होता है, तो अगर सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जाएंगे, जो अर्थ के अगर सेंटर में जाते हैं तो फोर्स जो होता है अपर हाफ का विल कैंसिल हो जाता है फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ। अपर हाफ का फोर्स और लोअर हाफ का फोर्स, दोनों हाफ का फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इज़ दिस क्लियर? तो वही लिखा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जाने पे
फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द अर्थ, फोर्स जो है ऊपर का, अर्थ के ऊपर के पार्ट का जो फोर्स होता है, विल कैंसल द फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ, लोअर हाफ के फोर्स को क्या करता है, कैंसिल करता है। इन दी सिमिलर मैनर, इसी मैनर्स में फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ एट द सेंटर विल बी कैंसल ड्यू टू पोर्शन अपोजिट टू इट। जो फोर्स जो होता है अर्थ के सेंटर में, किसी एक पोर्शन का फोर्स दूसरे पोर्शन के फोर्स की वजह से कैंसिल हो जाता है। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर और एनी बॉडी विल बी जीरो, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इज दिस क्लियर? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी इस डायग्राम से समझ जाएगा। जब सपोज ये अर्थ है, अर्थ के अगर सेंटर पे गया तो ऊपर का जो फोर्स होता है वो कैंसिल होता है, किसकी वजह से, नीचे वाले फोर्स की वजह से। इसीलिए यहाँ पे सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो। वापस बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ द, इफ़ वी आर गोइंग सेंटर ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑफ अपर पार्ट विल बी कैंसल बाय द फोर्स ऑफ लोअर पार्ट। इज दिस क्लियर? तो वही लिखा है, देखो ध्यान से, वापस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द अर्थ विल कैंसल द फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ। इज दिस क्लियर? इन द सिमिलर मैनर फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन, तो पहला पॉइंट ये था, एट से लेके हाफ तक पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इन सिमिलर मैनर फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के किसी पोर्शन का जो फोर्स होता है एट द सेंटर विल बी कैंसल ड्यू टू पोर्शन ऑफ अपोजिट टू इट, वो कैंसिल हो जाता है उसके अपोजिट की वजह से। देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ एनी बॉडी विल बी जीरो, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Let the period of revolution of planet at distance r from the star be t. राइट, मतलब बोला है कि अगर रिवोल्यूशन का टाइम जो है प्लानट का आर डिस्टेंस पे टी टाइम लगता है, मतलब आर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए टी टाइम लगता है। प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, अगर टाइम को डबल कर दिया फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी स्क्वायर रूट 80। वापस बोलता हूँ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट, मतलब पीरियड, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, टी, और डिस्टेंस कितना है, आर। प्रूव करना है अगर टाइम को बढ़ा दिया, अगर रेडियस डिस्टेंस बढ़ा दिया 2r कर दिया, तो टाइम जो लगेगा वो स्क्वायर रूट 80 लगेगा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझो ध्यान से, वापस रिपीट कर रहा हूँ। लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द स्टार बी टी, मतलब r डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए t टाइम लगता है। प्रूव दैट इफ़ इट वॉज डिस्टेंस 2r, अगर टाइम को डिस्टेंस को 2r कर दिया, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी स्क्वायर रूट 80, पीरियड कितना रहेगा, स्क्वायर रूट 80। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट। अगर क्वेश्चन में देखेंगे पीरियड अपने को t दिया है, डिस्टेंस दिया r, अगर कोई पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t दिया है, डिस्टेंस क्या दिया r, तो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यूब मीन्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ क्यूब ऑफ डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट टी है, डिस्टेंस क्या है, आर, तो केपलर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पहला आंसर है, आंसर इज राइट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट इफ़ इट वाज डिस्टेंस ऑफ 2r, अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी स्क्वायर रूट 80, अगर डिस्टेंस डबल करते हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 80, ये प्रूव करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन पीरियड बताया नहीं है, डिस्टेंस को क्या किया उसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r। अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2r का क्यूब, बराबर है।
2r का क्यूब, राइट. दिस इज सेकेंड. पहला कंडीशन था टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंस का क्यूब. सेकेंड कंडीशन टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2r का क्यूब. राइट. या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 8r का क्यूब. क्लियर. इसको सेकेंड नंबर डाल दो. नाउ टेक द डिवाइड द सेकेंड रेशियो विथ 1. डिवाइड सेकेंड विथ 1 means t2 divided by t2 is equal to 8r cube divided by t2, sorry, r cube, 8r cube divided by r cube. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो r cube कैंसिल, राइट. पहले वाले को 1 नंबर देते, सेकंड वाले को 2 नंबर देते. यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 8t2, तो t1 इज इक्वल टू 8t2 का स्क्वायर. t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8t2 का स्क्वायर. इज दिस क्लियर? तो जो टाइम होगा वो 8t के बराबर होगा. यही अपने को प्रूव करना था. वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो. पहले वाले में अपने को पीरियड दिया है t, डिस्टेंस दिया r. केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंस का क्यूब. अभी सेकंड कंडीशन में टाइम को डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया. किसको डबल किया? डिस्टेंस को डबल किया है. तो प्रूव करने को बोला है कि टाइम जो है 80 होगा. टाइम क्या होगा? 80. अगर हम लोग सेकंड कंडीशन के हिसाब से रखेंगे तो t का स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2r का क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस डबल किया. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 8r क्यूब. इसमें पहले वाले कंडीशन को 1 और दूसरे वाले कंडीशन को 2 नंबर दे देते हैं. डिवाइड सेकेंड बाय विथ 1. सेकेंड को किससे? 1 से डिवाइड किया. तो t1 2 डिवाइड बाई t2 2, मतलब इसको डिवाइड किया इससे और इसको डिवाइड किया इससे. तो r3 8r3 डिवाइड बाय r3. 8r3 को r3 से डिवाइड किया, r3 कैंसिल हुआ, राइट. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर आ जाएगा, t1 इधर आ जाएगा. तो t1 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8t का स्क्वायर. दिस इज, यही अपने को प्रूव, देखो यही प्रूव करना है. इज द टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर्स. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. आज के लिए क्वेश्चन नंबर E3 एंड 4 ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर आगे लूँगा तो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का E सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है एज अ होमवर्क. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.